नया साल कल चालू हो रहा है और एक मतलब आज सभी जिस जिस भी क्लासेस में जा रहे थे उनको भी यही बता रहे थे, आपको भी वहीं से शुरुआत करते हैं। एक चीज़ ध्यान रखें कि रात को 11:55 पर किताब उठा करके पढ़ने से और जैसे ही 12:05 तक पढ़ाई करने से साल भर पढ़ाई नहीं होती है। इससे दोनों का इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ये एक मतलब बच्चों को देखा है रात को 12 में 5 कम पे फटाफट किताबें खोल लेते हैं और इधर 12:05 तक पढ़ने के बाद लगता है कि नहीं अब नए साल की शुरुआत में पढ़ाई हो रही है तो अब साल भर पढ़ाई होगी, हो जाएगा ऐसा। तो चलिए ठीक है, ये मजाक की बात थी। और एफर्ट्स पर्टिकुलर एक उस ड्यूरेशन में करने से नहीं है, एफर्ट्स हमें साल भर करने होते हैं। अभी स्टार्टिंग से आप लोग एफर्ट्स अभी करते आए हैं और आने वाले जो 4 महीने बचे हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेशन अभी सर स्टार्ट करेंगे। एक छोटी सी बात ही यही बताना चाहूँगा मैं आप लोगों की, आपको इस पूरे प्रोसेस में जब से चालू हुआ है, प्रोसेस चल भी रहा है, कुछ समय और चलेगा, टेस्ट चल रहे हैं, आगे टेस्ट सीरीज आ जाएगी, नीट का एग्जाम आ जाएगा, सब चलता रहेगा। लेकिन सक्सेस के लिए ध्यान रखिएगा कि आपको खुद को बदलना होगा। और खुद को किस तरह से बदलना है, आपको गाइडेंस कंटिन्यू यहाँ से दी जाती है, सभी टीचर्स दे रहे हैं, हम लोग दे रहे हैं, सभी चीज़ें चल ही रही हैं। लेकिन कई बार ये देखा गया है कि आप लोग उन चीज़ों को उतना ज़्यादा या उस तरह से फॉलो नहीं करते हैं जिस इंटेंसिटी के साथ बताया जाता है। तो जब तक आप इस जो भी आपको बताया जा रहा है उन चीज़ों को यदि पूरी तरह से फॉलो नहीं करते हैं, मतलब कुल मिला के 2 चीज़ें ध्यान रखिए, डिसिप्लिन के साथ में जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं यदि आप उसको कंटिन्यू फॉलो करते जाएंगे तो जो भी आप लोग सपने ले करके यहाँ पर आए हैं या फिर आगे जो भी सपने देखते हैं उनको पूरा करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो आपके लिए नववर्ष के लिए मेरी तरफ से यही सजेशन है कि डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ में मेहनत अच्छी तरह से करते रहें, पॉजिटिव माइंड रहें। रिजल्ट अप डाउन होता है, होने दीजिए उसको, लेकिन कहीं पर भी अपने एंट्री लेवल में कहीं कोई कमी नहीं आनी चाहिए। जितना ज़्यादा खुश रह करके पढ़ाई करेंगे उतने अच्छी तरह से रिजल्ट आएंगे। तो आगे के सेशन के लिए मैं रेस्पेक्टेड आरडी सर को इन्वाइट करूँगा। सर प्लीज। मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। और ये इससे बचने के लिए मैं जानते हूँ हमेशा नमस्ते करता हूँ, चलो घड़ी ना देखना पड़े कि कब गुड मॉर्निंग का टाइम है कब गुड आफ्टरनून का। शुरू करें। न्यू ईयर के पोस्टर जो बनाया हमने, उस पोस्टर से आपको कुछ कुछ आइडिया आ गया होगा कि क्या होने वाला है। मैंने बुलवाया था, माली सर को फोन किया था कि उन बच्चों को बुला लो जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही है। तो सर ने सोचा कि अगर ये अनाउंस करेंगे क्लासेस में तब तो कोई आएगा ही नहीं, लेकिन अभी भी वो कर नहीं पा रहा है उस हिसाब से जितना उसमें करने का जज्बा है और जितना वो मेहनत कर सकता है। तो आप सभी का इस सत्र में स्वागत है। और चूंकि बहुत जल्दी से ये सेशन ऑर्गेनाइज हुआ, इसीलिए इसमें सभी बच्चों को हम लोग नहीं बुला पाए। बहुत सेलेक्टेड हमने केवल उन्हीं बच्चों को बुलाया जो बहुत जल्दी बुलाए जा सकते थे और जिनको न्यू ईयर के बहाने हम वो सब बोल सकें जो हम बोलना चाहते हैं। सेशन की नींव रखी दी है विकास सर ने और मैं थोड़ा उस बात को और विस्तार देता हूं। इसी तरह का न्यू ईयर आपने 2024 में बोला होगा, इसी तरह का 2023 में। यकीन मानो 2025 में कुछ नहीं बदलने वाला। अगर हमने चीजों को ठीक ढंग से समझा नहीं। केवल कैलेंडर बदल जाने से कोई चमत्कार थोड़ा ना होने लग जाएंगे।
जैसे दिन आज शुरू हुआ वैसा ही दिन कल शुरू होगा। और अगर हम चाहते हैं कि 2025 में कोई बदलाव हो तो वो बदलाव कैलेंडर नहीं देगा, वो बदलाव तो हमें करना होगा। और अगर वो बदलाव हमें करना है तो फिर कैलेंडर बदलने का इंतजार क्यों? वो तो जब जागो तब सवेरा, जब से शुरू कर दो तब से हैप्पी न्यू ईयर। अदरवाइज इसका कोई मतलब नहीं। हमारी दुनिया आजकल ग्लोबल विलेज बोला जा रहा है। ग्लोबल विलेज, चूंकि मैं टीचर हूं इसलिए हमारी बातों में ज्यादातर बातें वो उसी मुद्दे के आसपास रहेंगी जिसमें हम पूरा दिन बिताते हैं। पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है और भारत एक बहुत बड़ा बाजार बन चुका है। और जो भी हमारे नीति निर्माता हैं उन लोगों ने शिक्षा मंत्रालय का नाम बदल के रख दिया था मानव संसाधन मंत्रालय। ग्लोबल विलेज कह लो, उसके पीछे का क्या चाहत है दुनिया को ग्लोबल विलेज बोलने की, या शिक्षा मंत्रालय को मानव संसाधन विकास मंत्रालय बोलने के पीछे का क्या मंतव्य है? जहां तक मैं समझता हूं वो एक ही बात है, बाजार। 142 करोड़ पॉइंट 8286 के आसपास कुछ हमारी जनसंख्या है। 142 करोड़ बोलने के बाद दशमलव के बाद जो संख्या आती है अमूमन हम लोग छोड़ दिया करते हैं, गिनने में आसानी रहेगी। तो दशमलव के बाद जितनी हम छोड़ दिया करते हैं लगभग उतनी जनसंख्या वाले लोग, उतनी जनसंख्या वाले देश हमसे कहीं आगे हैं। ऐसे बहुत सारे देश जितनी हम दशमलव के बाद गिनना छोड़ देते हैं तो सहूलियत रहेगी बोलने में। मतलब 1 करोड़ से कम जनसंख्या वाले कई देश हैं जो हमसे बहुत आगे हैं। इजराइल की बेबी 1 करोड़ नहीं है, बहुत सारे हैं ऐसे। और हम चूंकि 142 करोड़ हो चुके हैं इसलिए बाजार बन के खुश हैं। शायद जिन्होंने शिक्षा मंत्रालय को मानव संसाधन मंत्रालय बोला था वो भी संतुष्ट होंगे पूरे देश को उपभोक्ता समझ के। तो फिर उनका क्या जो ठीक से उपभोक्ता बन नहीं पाए? खैर कोई बात नहीं, अब तो नाम फिर बदल गया है, फिर से शिक्षा मंत्रालय हो गया। तो क्या अब हमने अपने देश को बाजार समझना छोड़ दिया है या आम भारतीय को उपभोक्ता मानना छोड़ दिया है? और अगर ऐसा कोई सोचने में कोई अगर परिवर्तन आया ही नहीं है तो फिर नए साल में नया होगा क्या?
ये साल दर साल ऐसे ही बदलते जाएंगे। पूरे विश्व में लगभग ज्यादातर देशों में अब पूंजीवादी व्यवस्था आ चुकी है। अगर हमने ठीक तरह से दुनिया को समझा नहीं, दुनिया में जो आपके आसपास बदलाव चल रहे हैं उनको अगर समझा नहीं, तो हम इस बदलती दुनिया के साथ कदम ताल कैसे कर पाएंगे? क्योंकि जब हम अपने आसपास जो बदलाव हो रहे हैं, अगर उन बदलावों पर हमारी नजर होगी, तब ना हम अपनी स्थिति उसमें ढूंढ पाएंगे। तो मेरा पहला पॉइंट इसी बात को लेकर है आज, कि कम से कम कल से 2025 शुरू हो रहा है। ये पहली रिक्वेस्ट है मेरी आप सबसे कि आप लोग पूरी दुनिया में जो बदलाव बहुत तेजी से हो रहे हैं उनके प्रति जागरूक रहिए। कल अमेरिका के एक भूतपूर्व राष्ट्रपति की डेथ हुई, जिमी कार्टर की, 100 साल की एज में। 1977 से 1981 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे वो, और बचपन में वो पिताजी के साथ मूंगफली के खेत में खेती करते थे। मूंगफली और कपास खेत में पापा के साथ कदम से कदम मिलाकर काम करने वाला बच्चा आगे चलकर राष्ट्रपति बनता है, वो भी अमेरिका का। और आपके टेस्ट में नंबर कम हो जाते हैं, आप निराश हो जाते हो। क्यों? बहुत सारे कारण। अभी जो पहला कारण जिस पे मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं वो ये है कि आप दुनिया में जो कुछ चल रहा है, खासकर वो जो बहुत बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, वहीं से तो प्रेरणा मिलेगी आपको। और हम प्रेरणा कहां ढूंढ रहे हैं? YouTube के उन वीडियो में जिनमें पढ़ाते पढ़ाते टीचर लेट जा रहे हैं। आई थिंक कायरल कार्बन समझा रहे थे। कायरल कार्बन में लेट के पैर ऊपर हिलाना, इससे प्रेरणा मिलेगी? तो हमें हमारे आसपास क्या कुछ चल रहा है, इसके प्रति हमें संजीदा रहना होगा। उसके समर्थन में या इसके विरोध में खड़े होने को नहीं कह रहा हूं। एक थर्ड पार्टी की तरह, एक निरपेक्ष भाव से हमें आकलन तो करना होगा कि क्या कुछ चल रहा है।
आप तो नीट के स्टूडेंट हो, इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हो कि डीएनए जो मिलना था वो मिल चुका हमें। हालांकि आगे जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू डीएनए में भी छेड़छाड़ होने वाली है, लेकिन अभी उसके लिए इंतजार है, अभी समय लगेगा। फिलहाल तो स्थिति यही है कि जो डीएनए हमें मिलना था मिल चुका। अब तो हमारे पास बदलाव के लिए एक ही लीवर बचता है, और वो है वातावरण, क्योंकि जीन तो बदलने से रहे या क्रोमोसोम बदलवाने। अभी फिलहाल ऐसी व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। अब तो जीन जो मिलने थे मिल गए, डीएनए जो आना था आ गया। अब तो अगर न्यू ईयर को हैप्पी बनाना है तो इन्वायरमेंट को ही बदलना है, वातावरण ही तो बचा है। और मैं क्यों कह रहा हूं कि आसपास के दुनिया के जो बदलाव हैं उन पर नजर रखो, क्यों बोल रहा हूं ऐसा? बहुत सारे कारण हैं। ये जिनकी बात मैं अभी कर रहा था, सौभाग्य से एक संयोग है कि जिमी कार्टर ने ग्लोबल वार्मिंग पे बहुत अच्छा काम किया। 77 से 81 में, और आज 2024-25 में जब क्लाइमेट चेंज दुनिया की सबसे बड़ी साझा समस्याओं में से एक है, हमने हमारे सिलेबस से एनवायरमेंटल इश्यूज का चैप्टर हटा दिया है। तो अगर आपकी नजर नहीं होगी इन बदलावों पर, और देश सब तुम्हारे हाथ में, आगे 15 साल बाद, 20 साल बाद ओजोन डिप्लीशन जो पढ़ने का मौका था वो छीन लिया लोगों ने। ग्लोबल वार्मिंग जो पढ़ना चाहिए था वो छिन गया। तो मेरे बच्चों, अगर आप समझदार नहीं हुए तो कुछ दिन बाद हम डार्विन को भी नकार देंगे। तो क्या जब तुम्हारे हाथ में हिंदुस्तान आएगा तो क्या पाकिस्तान जैसी दुर्गति नहीं हो जाएगी? क्योंकि उनके यहां तो सिलेबस से डार्विन हट चुके। पूरी शिद्दत से मिलजुल के लड़ने में लगे हुए हैं, कहीं भी मुंह उठा के लड़ने लग जाते हैं बस। तो अगर आप समझदार नहीं हुए बच्चों, तो क्या आप भी अपने आप को रोक पाओगे? डिस्ट्रैक्ट होने से बचा पाओगे? इधर नहीं तो उस खेमे में जुड़ जाओगे। अभी लेटेस्ट जो 3 नए देश बने इस दुनिया में, एक बना इंडोनेशिया से टूट के, एक बना सूडान से टूट के, और एक बना सर्बिया से टूट के। ध्यान से सुनना। फिर कोई आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा अगर आप समझ गए इस बात को। कम से कम एक समस्या से तो छुटकारा मिलेगा। इंडोनेशिया मुस्लिम कंट्री है, उसमें से टूट के जो अलग नया देश बना है वो क्रिश्चियन है। सूडान मुस्लिम कंट्री, साउथ सूडान जो टूट के बना वो क्रिश्चियन कंट्री। सर्बिया जो क्रिश्चियन कंट्री, उससे टूट के जो नया देश बना वो मुस्लिम कंट्री।
आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? एक दिन तो बड़े हो ही जाओगे जब ये चीजें आपके टीचर्स को बतानी नहीं पड़ेंगी, आपको खुद ही लोगों का तिलिस्म समझ आ जाएगा। आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है और आपको बड़े परिप्रेक्ष्य में चीजें देखनी पड़ेंगी। अगर पूरे ग्लोब को एक साथ देखोगे तो तुम्हें दिखेगा कि ये जिंदाबाद मुर्दाबाद ज्यादातर जिधर हो रहे हैं इन सब के पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो है। तो बड़े स्तर पे जो बदलाव हो रहे हैं उन पर आपको निगाह रखनी चाहिए और ये बहुत आसानी से संभव है अगर आप सुबह 10 मिनट या दिन भर में जब भी आपको टाइम मिले 10 मिनट 15 मिनट लगने हार्डली, न्यूज़पेपर की फ्रंट लाइन जरूर पढ़ो। मैं ये नहीं कह रहा कि कोटा स्तर के समाचार पढ़ो, आप राजस्थान स्तर के भी मत पढ़ो, लेकिन कम से कम राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व के जो मुद्दे हैं वो आपको पढ़ने चाहिए, भले ही आप 10-15 मिनट दो। धीरे धीरे शुरुआत होगी, एक समझ विकसित होना शुरू होगी। जैसे मान लो आप नीट की तैयारी कर रहे हो, खूब मेहनत करने के बाद भी आपके 150 नंबर भी नहीं आ रहे मान लो, और अगर आपको अंतरराष्ट्रीय स्तर की थोड़ी 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 हल्की समझ भी समानांतर रूप से विकसित होती गई तो निराश नहीं होगे आप। फिर हमें यह समझाना नहीं पड़ेगा बहुत दबाव दे देकर कि ये जो पूरी मेहनत करने के बाद भी आपके नंबर नहीं आ रहे, ये लैक ऑफ कैपेबिलिटी नहीं, ये लैक ऑफ इंटरेस्ट है। ऐसा नहीं है कि आप योग्य नहीं हैं, सीधा और स्पष्ट मतलब है कि बच्चे को उस चीज में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। नहीं तो पूरा पूरा दिन महीनों और सालों पढ़ने के बाद 150-200 नंबर कैसे नहीं आ रहे? हो सकता टीचर की निगाह नहीं जा रही, पेरेंट्स ने आपको रिजेक्ट कर दिया, तू तो किसी काम का ही नहीं है। लेकिन अगर आप मेरे कहने से अगर आप 15-20 मिनट भी डेली न्यूज़पेपर की फ्रंट लाइन पढ़ते हैं तो मेरे हिसाब से आप तालमेल बिठा लोगे, फिर आप समझ जाओगे कि यार दुनिया में इतना कुछ चल रहा है, आप खुद को फिर से कैसे खड़ा करो, आप जबरदस्त बाउंस बैक कैसे करो। एक प्रणाली आपके अंदर खुद ब खुद निर्मित होगी, आपको दुनिया जहान की जानकारी होगी, आपको मालूम होगा कि कहां पे क्या नया डेवलप हो रहा है, कहां पे कौन सी आवश्यकताएं नई बननी शुरू हुई हैं। आपका दिमाग चारों तरफ दौड़ना शुरू होगा। हां, अगर दिमाग
डाल दिया है नीट में, और कोई जानकारी है नहीं, और उसमें नंबर नहीं आ रहे, तो आप बताओ कि जब ये लगेगा आपको कि कोई विकल्प ही नहीं है, तो बजाय निराशा के फिर क्या है, बचता क्या है? तो अगर 15-20 मिनट डेली, बिगिनिंग में इंटरेस्ट नहीं आता, किसी भी अच्छे काम में इंटरेस्ट लेना पड़ता है। बुरे काम खुद में इतने अट्रैक्टिव होते हैं कि वो ध्यान खींच लेते हैं। अच्छे कामों में और बुरे कामों में यही सबसे छोटा अंतर है मेरे हिसाब से। अभी इस एज में आपके लिए अच्छे और बुरे कामों में बहुत जल्दी फर्क महसूस हो जाएगा। तो अगर आप 15-20 मिनट भी डेली लगाकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की खबरें अगर पढ़ना शुरू करो, तो आपको खुद ब खुद समझ में आएगा कि यार 150, 200, 300 नंबर आ रहे हैं पूरी मेहनत करने के बाद भी, इट इज नॉट लैक ऑफ पोटेंशियल, इट इज ड्यू टू लैक ऑफ इंटरेस्ट। तब आपको विकल्पहीनता में नहीं हो गया, तब आपके पास दुनिया जहान के कितनी संभावनाओं के बीच में हो गया। फिर आपको अपना खुद का दिमाग कभी रिजेक्ट नहीं करेगा कि मैं तो इतना मेहनत करता हूं फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे। मेरे लिए एक टीचर होने के नाते बता रहा हूं, जो बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, सीधा मतलब है कि वो बच्चा बहुत इंटरेस्ट ले रहा है, और जो हर संभव कोशिश करने के बाद भी मार्क्स नहीं ला पा रहा है, इसका मतलब वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। तो कई बातें इसके आसपास डेवलप हो रही हैं। पहली बात, मार्क्स कम आने से आपका कॉन्फिडेंस नहीं टूटना चाहिए। ये कॉन्फिडेंस टूटने का विषय नहीं है, ये खुद को समझने का अवसर है कि मेरा इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा है, क्या मुझे इसी में कंटिन्यू करना चाहिए या मुझे जहां मेरा इंटरेस्ट बनता है वहां करियर शुरू करना चाहिए। और करियर में हजारों लाखों ऑप्शन हैं, ये किसी सेमिनार से और हम लोगों के बस का नहीं है, ये 1-2 सेमिनारों से समझ आने वाला विषय नहीं है। जितना विहंगम ये प्रकृति है, उतना ही विहंगम एक बच्चे का दिमाग है। इतने बड़े विहंगम दिमाग में 1-2 सेशन और 1-2 यूट्यूब के लेक्चर काफी नहीं है। आपको डेली, हर दिन 15-20 मिनट 15-20 मिनट 15-20 मिनट इन्वेस्ट करो आप, तो आपकी एक समझ बनेगी। फिर आपको दुनिया जहान के विकल्प मालूम होंगे, और यह जीवन जितना विहंगम है, कितनी सारी संभावनाएं भरी पड़ी हैं, यहां तक कि आपके आसपास भी। कौन सा व्यक्ति आपके आसपास है जो पूरी तरह से संतुष्ट है? कौन सा ऐसा व्यक्ति है, कौन सा ऐसा परिवार है जिसको किसी तरह की कोई नीड नहीं है?
अगर आप अपने आसपास के वातावरण के प्रति संवेदनशील हैं और सजग हैं, तो हमें समाज में नई बन रही आवश्यकताओं के बारे में पता होगा। उन नई बन रही आवश्यकताओं के आसपास क्या हम अपनी सफलता की इमारत खड़ी नहीं कर सकते? लेकिन यह सब तभी संभव है जब आप सजग हो कि इस पूरे ब्रह्मांड में चल क्या रहा है। क्योंकि इन्वायरमेंट, मैंने कहा, इन्वायरमेंट ही सबसे बड़ा लीवर है हमारे पास। वातावरण ही सबसे बड़ा लीवर है। वातावरण को जितना समझेंगे हम, अपनी पहचान उतनी जल्दी बना पाएंगे हम। हमारे आसपास केवल नीट और जेई नहीं है। अभी हमने सेल्फी जोन में एक स्टेटमेंट लगवाया, क्या आपने वो देखा? नहीं। ये जो हर क्लासरूम में लगा हुआ है, ये पढ़ा आपने? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? क्या समझ में आया आपको? या ये सोचा कि ये क्लासरूम में तो रोज कुछ ना कुछ लगता ही रहता है, छोड़ो क्या पढ़ना। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको सेल्फी जोन पे भी हमने लगवा रखा है नीचे, और हर क्लासरूम में भी लगा हुआ है। आपको पढ़ लेना चाहिए और टीचर से डिस्कस करना चाहिए कि सर ये क्या है और इसके लगवाने के पीछे का क्या उद्देश्य है। मैंने कहा ना, हम साइंस के स्टूडेंट हैं। साइंस के प्रति सम्मान हमें बढ़ाना पड़ेगा, और साइंस के प्रति रिस्पेक्ट हमारी तभी है जब हम लॉजिक की रिस्पेक्ट करें, और लॉजिक की रिस्पेक्ट हम तभी कर पाएंगे जब हम सवाल पूछेंगे कि ये क्या है, ये क्यों है और ये किस लिए है। तो मेरा पहला पॉइंट आज का यही था कि नए साल को अगर हैप्पी बनाना है तो पहली जो रिक्वेस्ट हमने की इस सेशन के माध्यम से वो ये है कि आप अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहिए, पैरेलली, समानांतर रूप से आप अपने आसपास हो रहे बड़े बदलावों के प्रति सजग रहिए, और 15-20 मिनट भी अगर आप डेली निवेश करोगे तो भी एक समझ विकसित होगी। और अभी आपके पास 10 साल हैं। 10 साल में भारत में 3 PhD हो जाती, तो अभी बहुत समय है आपके पास। 10 साल हैं, 10 साल। इन 10 साल में आप बहुत ज्यादा खुद को डेवलप कर सकते हो। बस 15-20 मिनट डेली बेसिस पर, दिन में जब भी समय मिले आपको, उससे फ्रेशनेस आएगी आप में और समझ बढ़ेगी। हम टीचर्स का एक बहुत बड़ा उद्देश्य ये है कि कोई भी बच्चा खाली हाथ ना जाए। उसका समय, उसका पैसा और
उसका जो भावनात्मक इन्वेस्टमेंट था, इमोशनल इन्वेस्टमेंट, ये वेस्ट ना हो। और उसके लिए जरूरी है कि आपको माइंडसेट में चेंज लाना पड़ेगा। मैं दूसरे पॉइंट पर आ चुका हूं। मेरा पहला पॉइंट रिवाइज कराने की जरूरत है। क्या सीखा है पहले पॉइंट से? डेली 15 से 20 मिनट न्यूज़पेपर पढ़ना है, और वो भी ये नहीं कि ट्रॉले ने सुअर को टक्कर मार दी और ट्रॉला पलट गया। ये इस तरह की न्यूज नहीं पढ़नी है। जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की खबरें हैं बस वही पढ़नी है, और मैक्सिमम आधा घंटा बस। उससे आपको, और एक दिन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये सतत प्रक्रिया जब होगी तभी इसका बेनिफिट होगा। और अगर हम कुछ भी परिवर्तन करने नहीं जा रहे हैं तो नए साल में नयापन कुछ नहीं आएगा। हमें माइंडसेट बदलना होगा। भारतीय संस्कृति में एक बहुत पुराना पाठ है। चूंकि मैं विद्या मंदिर का प्रोडक्ट हूं तो इसलिए वहां सिखाया जाता था कि जब आप सुबह सुबह सो के उठो तो सबसे पहले अपने हाथों को देखते हैं। याद है कुछ? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। और ये एक ऐसी बात नहीं है कि कोई अंधविश्वास है। ये वो है जिसका महत्व ईसा के पहले भी था, 2024 में भी है, 2025 में भी रहेगा और हमेशा रहेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं सुन लो। क्योंकि आपको जीवन में जो कुछ भी चाहिए वो यही 3 चीजें हैं। लक्ष्मी जी चाहिए, सरस्वती जी चाहिए और विष्णु जी चाहिए। इसके पीछे का मतलब यह है कि आपको वैभव चाहिए, समृद्धि चाहिए, आपको ज्ञान चाहिए और आपको समझ चाहिए, बैलेंस चाहिए। और सुबह सुबह उठने के बाद सबसे पहले अपने हाथों को देखने का मकसद यह होगा, जिसने भी ये लिखा है कि भैया सबसे पहले सुबह उठ के अपने हाथ देखो, पूरा ब्रह्मांड इसी में है, सब कुछ आपके हाथों में, जो भी चाहिए सब आपके हाथों में है। मांगने से कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन समस्या ये आई इस पिछले 40-50 साल में, और खासकर अभी 20-30 सालों में, कि पढ़ाई लिखाई का मूल उद्देश्य नौकरी बन गया। और नौकरी में भी ऐसी नौकरी जिसमें करना कुछ ना पड़े, बैठ के खाना हो। सरल भाषा में बोले तो हराम की खाने को मिले। कठोर शब्द है लेकिन यही चलता है। यही सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित हो गया, पता नहीं कैसे हमारे समाज में, कि नौकरी तो वही है जहां करना कुछ ना पड़े, जहां हाथ ना डुलाना पड़े, जहां बैठ के खाने को मिले और सब पर हुक्म चलाने को मिले। ऐसी नौकरी चाहिए। अब आप बताओ, भारत एक लंबे समय तक फ्यूडलिज्म से गुजरा है, सामंतवादी दौर से। ये समाज में घुस गया है।
कि बस बच्चे की पढ़ाई इसलिए हो रही है कि पढ़ लिख के जल्दी से नौकरी मिले, और नौकरी भी एसपी कलेक्टर की मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया, या कुछ इस तरह की व्यवस्था बने। परम उद्देश्य मैंने बता ही दिया, क्या? बैठ के खाने को मिले, हाथ ना डुलाने पड़े। और आप देख लो, चारों तरफ निगाह दौड़ा के देखो, ये एकदम उल्टी व्यवस्था है। हाथ से काम करने वालों का समाज में सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट होना चाहिए। और धीरे धीरे करके हम लोग वहां आ गए हैं जहां हाथ से करने वाले, उनको सबसे कम सम्मान और सबसे कम पैसा मिल रहा है। आप चारों तरफ देख लेना। तो कैसे कोई बच्चा सुबह उठ के हाथ देखेगा? क्योंकि धीरे धीरे करके धीरे धीरे करके धीरे धीरे करके वो लोग पीछे होते चले गए। जो हाथ चला के खाते हैं, और वो प्रतिष्ठित होते गए जिनको हाथ नहीं चलाने पड़ते। अब आप बताओ, ये बच्चा अगर ऐसे माहौल में बढ़ेगा तो ये आगे चल के हमारे स्वीपर्स की रिस्पेक्ट कैसे करेगा? बहुत छोटा था मेरा बेटा, तो वो बोलता था कि पापा कूड़े वाला आ गया। मैंने कहा बहुत मारेंगे, कूड़े वाला वो नहीं, तुम हो कूड़े वाले, वो सफाई वाला है, तुम कूड़े वाले हो, कूड़ा तुम फैलाते हो, कूड़े वाला कैसे वो? तो हाथों को प्रतिष्ठित करना होगा। और सुन लो, यहीं से अभी अगला रास्ता निकलेगा। अगर हम हाथ से काम करने वालों की रिस्पेक्ट करनी शुरू करें तो धीरे 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 आप प्रयासों की रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। परिणाम की चिंता आपको विचलित नहीं करेगी। आप बताओ, आपने खूब मेहनत की, खूब मेहनत करी, और मान लो आपके मार्क्स आए 300, और आपको खूब मेहनत करने के बाद आपको लग रहा था कि 450 आने चाहिए थे, और 300 आए। आप उन नंबरों से संतुष्ट नहीं हो, और मान लो कि आपने जो मेहनत की उससे आप संतुष्ट हो कि यार मेरे हाथ में जितना प्रयास करने थे मैंने किए। अब आप मुझे बताओ, इस एज में, उस दिन जिस दिन 450 की तैयारी थी और 300 मार्क्स आए और प्रयास भरपूर किए थे आपने, आपकी स्थिति क्या होगी, मनस्थिति क्या होगी? क्या आप खुश होगे या आप दुखी होगे? क्या खुश होते हो आप? नहीं होते हो। क्यों? क्योंकि तुमने भुला दिया। जीवन का मुख्य सूत्र जिसके बिना चल ही नहीं सकते हम, फॉर्मूले भुला दिए आपने। फॉर्मूलों के बिना कैसे सवाल हल करोगे? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और प्लीज ये मत बोलना कि जिन्होंने ये फॉर्मूला दिया था वो सक्सेस होना नहीं चाहते थे। क्या वो सक्सेसफुल बनना नहीं चाहते होंगे? अरे सक्सेसफुल बनना कौन नहीं चाहता? लेकिन सक्सेसफुल बनने के लिए जो सबसे नायाब तरीके थे
जो सबसे बेहतरीन तरीका था, जो सबसे बढ़िया फॉर्मूला था, जिससे वही सक्सेस आपको जल्दी मिलती और उस सक्सेस को पाने में जितनी यात्रा की आपने, जितना समय लगाया आपने, पूरी जर्नी, पूरा एक्सपीरियंस, वो यार बड़ा अच्छा हो सकता था अगर आप ठीक फॉर्मूले के साथ चलते। फॉर्मूला क्या था? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप फल की चिंता मत करो, आप कर्म पर भरोसा करो, काम करो, काम करो, काम करो, काम करो। अब पूरी दुनिया को यह लग सकता है कि यार काम करो ऐसे, फिर हम पूरा काम करें, फिर 300 नंबर आए, फिर पूरी मेहनत करें, फिर 300 नंबर आए, फिर पूरी मेहनत करें, फिर 300 आए। अरे नहीं भाई, अगला फॉर्मूला है योगा कर्मसु कौशलम। आंख बंद करके काम नहीं करना है, आंख खोल के काम करना है। क्यों? क्योंकि काम में जो एक्सीलेंस है, वर्क में जो एक्सीलेंस है, वही योग है। तो ऐसा नहीं है कि जो काम करते जाओ, आंख बंद करके काम करते जाओ, 300 नंबर आए तब भी मस्त रहो। नहीं, पहली बात 450 मत सोचो। सही तरीका क्या है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप पहले अपने काम पर, अपने हाथों पर विश्वास करो। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, ये जहां फिंगरप्रिंट होते हैं, यही तो है सब कुछ, यही तो है आपकी यूनिक आइडेंटिटी। अरे आधार कार्ड बनवाते हो, फिंगरप्रिंट लगते हैं, अब तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सिलेबस में भी है। तो यही तो है आपकी आइडेंटिटी। अपने हाथ भूल गए हम कि सब कुछ इसी में है। हम जो कुछ भी बनना चाहते हैं, हम जो कुछ भी बन सकते हैं, हमारा जो भी पोटेंशियल है, इसी फिंगरप्रिंट में ही तो है। वही तो कह रहा हूं रोज देखने को। तो फिंगरप्रिंट देखने से आपको अपनी विशिष्टता का एहसास होगा। अगर आप समझ रहे हैं साइंस को, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ रहे हो आप यूनिक हो। आपके जैसा आइटम पहले कभी नहीं आया और आएगा भी नहीं। जो मर गए सब, उसमें से कोई भी आपके जैसा हूबहू नहीं था। आने वाले समय में भी कोई भी आपके जैसा हूबहू नहीं होगा, क्योंकि इतने सारे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं, सब अलग अलग कंपोजिशन में बना रहे साइटोप्लाज्म को। कोई भी आइटम रिपीट हो ही नहीं रहा है। तो आप जो यूनिक हो, वो यूनिकनेस यही तो है, फिंगरप्रिंट ही तो है। और जब डेली फिंगरप्रिंट देखोगे तो दो बातें लगातार आपको समझ में आएंगी। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, लक्ष्मी जी आए ना आए, लेकिन दो चीजें आपको समझ में आएंगी, दो बहुत बड़े सिद्धांत। पहला ये कि आप विशिष्ट हैं, फिंगरप्रिंट देखो डेली। दूसरी चीज कि जो भी हम बना सकते हैं अपने भविष्य का निर्माण, जहां तक अपने जीवन को उठाना है, जो भी लक्ष्य हासिल करने, वो इन्हीं हाथों पर निर्भर करता है। तो पहला फॉर्मूला क्या था? कर्मण्येवाधिकारस्ते। अब ये मत सोचो 450 लाने, 500 लाने, 550 लाने, 600 लाने। आप पूरा फोकस रिजल्ट से हटाओ, पूरा फोकस ले जाओ अपने प्रयासों पर, अपने काम पर। इस शरीर से जितना काम संभव है उतना लिया जाना चाहिए। और दूसरी बात, ये नहीं कह रहा हूं कि आंख बंद करके काम करते रहो, घिसते रहो, घिसते रहो, आपका कोई इंप्रूवमेंट हो ही नहीं रहा, तब तो आप कालिदास बन गए हो। नहीं, अभिज्ञान शाकुंतलम लिखने से पहले वाला कालिदास, जो उसी पेड़ पे बैठा उसी डाल को काट रहा था। अभी दूसरा फॉर्मूला लगाओ
योगा कर्मसु कौशलम मीन्स काम को अगर इंप्रूव नहीं कर रहे हो तो एक्सेलेंस किस बात का। मैं संस्कृत सिखा के आपको यह नहीं कह रहा हूं कि 300 नंबर ही लाते रह जाओ, मैं आपको सही फॉर्मूले दे रहा हूं कि काम में एक्सेलेंस कैसे आएगा। आप बताओ, यह अगला बड़ा टारगेट है, ये कर्मण्यवादी का रास्ते का अगला स्टेप है, अगला चरण है कि काम में एक्सेलेंस से ही, उसी से सिद्धियां हैं। और काम में एक्सेलेंस कैसे आएगा, काम में इंप्रूवमेंट कैसे आएगा। अब ये बताओ, परिणाम आपके हाथ में नहीं था, प्रयास आपके हाथ में है कि नहीं है। परिणामों की चिंता करोगे तो अननेसेसरी की एंजाइटी है, हड़बड़ी है, एंजाइटी है। और जाने कितने सवाल, आप जानते हो इस बात को कि आप जाने कितने सवाल एग्जाम में एंजाइटी की वजह से गलत करते हो कि नहीं, बताओ। ये एंजाइटी नहीं होगी अगर आप रिलैक्स होगे, और रिलैक्स तब होगे जब आप पूरी तरह से अपना दिमाग हटा लोगे रिजल्ट से और ले आओगे अपने ऊपर कि मैं जितना कर सकता हूं उतना जरूर करूंगा, उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा, मैं जितने प्रयास हो सकते हैं वो हर संभव प्रयास करूंगा। तो एंजाइटी नहीं होगी कि भैया इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं। अब आ जाओ दूसरे चरण पे, योगा कर्मसु कौशलम। आप बैठकर रिव्यू करो खुद को, एक डायरी अलग से बनाओ और उस पर लिखो योगा कर्मसु कौशलम। कोई नहीं, इंग्लिश में लिख लो इंप्रूवमेंट प्लान। हर हफ्ते का रिव्यू करो बैठ के कि पिछले हफ्ते में क्या कमियां रह गईं जो नहीं होनी चाहिए थी, या जो एग्जाम आपने दिया उसमें कौन से क्वेश्चन गलत हुए और कौन से छूट गए, और गलत हुए तो क्यों गलत हुए, और छूट गए तो क्यों छूट गए, क्या कारण है। क्या हमने पढ़ा नहीं, या हम हड़बड़ी कर रहे थे, या हमने रिवाइज नहीं किया, क्या, किस वजह से ये क्वेश्चन गलत हुए, किस वजह से ये क्वेश्चन छूट गए, उसकी एनालिसिस करो। पिछले पूरे हफ्ते का लिखो, और दिमाग नहीं, ये नहीं केवल दिमाग में लिख लेना है, नहीं, लिखो, क्योंकि लिख लिख के चीजें ज्यादा याद होती। बार बार जब लिखोगे ना कि जल्दबाजी में गलत हो गया, 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 तो अब आप सोचो, हर दिन अगर मैं आपको रोज बोलूं कि तुम जल्दबाज हो, जल्दबाजी करते हो, जल्दबाज हो, एक दिन इरिटेट हो जाओगे आप कि यार इस आदमी के पास कोई और काम ही नहीं, जब देखो मुझे जल्दबाज बोलता रहता है। लेकिन वही बात अगर आप रिव्यू करने की आदत डाल लोगे तो हर हफ्ते तुम्हें अपने दिमाग से, अपने हाथ से, अपने पेन से, अपनी कॉपी पे रोज लिखना पड़ेगा हर सवाल के आगे कि जल्दबाजी में गलत हो गया, सही से पढ़ा नहीं, लिखा कुछ और था, पढ़ा कुछ और, चारों ऑप्शन नहीं पढ़े। हर बार जब बार 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 आप अपने हाथों से लिखोगे तब ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। तो ये है इंप्रूवमेंट प्लान। बात समझ आ रही है कि परिणाम से खुद को हटाओ, अलग करो। अगर आपको एंजाइटी से हटना है, अगर सच में इंप्रूवमेंट चाहिए और लोगों से तेज चाहिए, तो फॉर्मूले गलत लगाने होंगे, सही लगाने होंगे, सही लगाने होंगे, बढ़िया वाले फॉर्मूले लगाने होंगे। और बढ़िया फॉर्मूला यही है कि परिणाम से हटाओ खुद का दिमाग और लगाओ प्रयासों पर। और हमारी तो आधी हो गई, 43 साल का हो गया, आपकी 90% बची हुई है, आपकी सारा जीवन अभी बचा हुआ है। यह समाज जो भटक गया है, जो परिणाम पे जाके फोकस कर गया, इसको प्रयासों पर की तरफ लाना पड़ेगा।
तब हम उन बच्चों की रिस्पेक्ट किया करेंगे जो बहुत प्रयास करते हैं। तब हम केवल उन्हीं बच्चों की रिस्पेक्ट नहीं होगी जो बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं, तब उन बच्चों की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट हुआ करेगी जो बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं। क्योंकि जिंदगी में कोई भी परिणाम लगातार आपको हैप्पीनेस नहीं देगा। कोई भी परिणाम हासिल हो जाने के बाद आप आई थिंक महीने भर भी उस पर टिकोगे नहीं कि नीट हो गया, अब उसके बाद सारी जीवन क्या हो सकता है समाप्त। एमबीबीएस में पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ना पड़ेगा, वहां फिर से नया साइकिल शुरू, हर एग्जाम में फिर वही, फिर एक परिणाम मिलेगा, फिर नए प्रयास शुरू। आप सही से सोच के मुझे बताओ, इस पूरे जीवन में आप ज्यादातर समय कहां देने वाले हो? परिणाम हासिल करने के बाद खुशी मनाने वाले हो, या ज्यादातर समय आप किसी न किसी परिणाम के लिए प्रयास करने वाले हो? इसका मतलब यह हुआ कि जीवन मुख्य रूप से परिणाम पर टिककर रुकने वालों में से नहीं है। जीवन का अधिकतर हिस्सा 99.99% लाइफ हमारी किसी न किसी परिणाम को हासिल करने के प्रयासों में जाने वाली। सही कह रहा हूं? तो फिर यार एक बात बताओ, जो काम हमें जीवन भर सबसे ज्यादा करना है, हमें उसी पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि हम इसी प्रक्रिया में रहने वाले हैं लाइफ भर। पूरे जीवन काल हम ज्यादातर समय इसी में रहने वाले हैं। तो हमें परिणाम से ज्यादा प्रयासों को प्रतिष्ठित करना होगा। और एक बात, अगर आप एज ए स्टूडेंट ये चाहते हो आज कि आप बहुत मेहनत करो और समाज आपकी मेहनत को देखकर आपको प्रतिष्ठित करे, बताओ ये हर बच्चा चाहता है कि नहीं चाहता है? आप ये चाहते हो कि नहीं चाहते हो कि मैं कोई टारगेट अचीव कर पाऊं या ना कर पाऊं, मेरे परिणाम से ज्यादा मेरे प्रयासों को देखा जाए? क्या ये चाहते हो कि नहीं? या आगे जीवन में कभी जब भी आप कोई भी काम करोगे, कहीं भी जाकर सेटल होगे, क्या ये नहीं चाहोगे आप कि सच्चाई और ईमानदारी से पूरी लगन के साथ मैं मेहनत कर रहा हूं, मेरी ये सच्चाई, मेरी ये मेहनत, मेरी ये लगन, इसी को देखा जाना चाहिए? क्या आप ये चाहते हो कि नहीं? या आगे भविष्य में ये चाहोगे कि नहीं? तो हमें, और ये अभी से लेकर अनंत काल तक की इच्छा है ये, तो ये ऑटोमेटिकली नहीं आ जाएगा क्लासरूम में। ये पूरी तरह से हमें वातावरण बनाना पड़ेगा। हमें हर उस बच्चे की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी जो बहुत ज्यादा प्रयास करता है। हमें उन बच्चों को सम्मान देना पड़ेगा जो बहुत ज्यादा प्रयास करता है, जो बहुत ज्यादा संघर्ष करता है। हमें संघर्ष की प्रतिष्ठा स्थापित करनी होगी। कहीं कोई एंजाइटी नहीं होगी, कभी कोई दुर्घटना नहीं होगी अगर हम हमारे क्लास में ये वातावरण बना लें कि भैया एज ए टीचर मेरे लिए वो बच्चा सबसे पहले है जो संघर्ष की रिस्पेक्ट करता है। लेकिन ये एक दूसरे की संघर्षों की रिस्पेक्ट कब करेंगे? आप सोचो, अगर हमें इनकी एज से वो समस्याएं पूरी तरह समाप्त करनी है जिन समस्याओं की वजह से ये वो परफॉर्म नहीं कर पाते जितना पोटेंशियल इनके अंदर है, पहली बात एज ए टीचर हमें ये समझना होगा कि हमारे पास जो बच्चा आ गया, हमें उसको ये दिखाना पड़ेगा कि तेरे अंदर भी उतना ही पोटेंशियल है जितना मेरे अंदर है, और हो सकता है कि मेरे से कई गुना ज्यादा हो तुम्हारे अंदर, क्योंकि मेरा जो है वो होना था हो गया,
तेरा तो कुछ पता ही नहीं क्या बनेगा। अगर हम बच्चे में सब कुछ जो अंदर उसके समाहित है, अगर हम चाहते हैं कि वो एक्सप्रेशन में आ जाए, वो फ्लरिश हो, तो हमें उन बाधाओं को हटाना पड़ेगा जो बाधाएं कूट कूट कर भरी हुई हैं और जिनको बड़ी आसानी से हटाया जा सकता है। अगर हम हमारे क्लास में ये माहौल बना दें कि यहां रेस्पेक्ट उसी की होगी जो संघर्ष सबसे ज्यादा करेगा, हमारी क्लास में सबसे ज्यादा मान सम्मान उसी बच्चों को मिलेगा जो सबसे ज्यादा प्रयास करता है और हंस हंस के प्रयास करता है, क्योंकि जीवन की सच्चाई यही है, ज्यादातर जीवन हमें प्रयासों में ही रह के गुजारना है। तो कभी कोई मिसहैपनिंग होगी, हड़बड़ी होगी बच्चों को। अगर बच्चे के 250 नंबर आएंगे तो वो समझदार होगा, उसको पता होगा कि यार मेरा इंटरेस्ट नहीं है, ये दुनिया जहान में पूरी दुनिया पड़ी है, कहीं भी जाके काम कर लूंगा यार, रोज नई आवश्यकताएं डेवलप हो रही हैं। बच्चा समझदार होगा तो समाज में बन रही नई आवश्यकताओं पर अपनी निगाह गड़ा के रखेगा, एक ऐसा बिजनेस दिमाग में खड़ा करने की कोशिश करेगा जो आने वाली समस्याओं को पूरा करता हो। वो तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है। बदलते समय के साथ नई नई नीड्स डेवलप होती। बच्चा अगर समझदार होगा, अगर उसमें ऑब्जर्वेशन है, अगर वो दुनिया के साथ कदम ताल में है और अगर आपने उसके एफर्ट्स की रेस्पेक्ट की है एज ए टीचर, तो वो खुद भी ये सीख जाएगा कि प्रयासों की रेस्पेक्ट होती है। फिर वो अपने आसपास जो बच्चा खूब प्रयास कर रहा होगा उसकी हौसला अफजाई करेगा। केवल नंबरों की रेस्पेक्ट करना बंद करना होगा टीचर को, नहीं तो 2025 न्यू ईयर नहीं होगा। ये लाखों रुपए की फीस बच्चे और पेरेंट्स तब देते थे जब सूचनाएं मिलती नहीं थी। सूचना क्रांति के दौर से आगे बढ़ चुका है अब यह समाज। बहुत जल्दी जिन सूचनाओं के लाखों रुपए बच्चे फीस दे रहे हैं, वो सूचनाएं उनको मुफ्त में मिला करेंगी। हमसे बेहतरीन, हमसे बढ़िया क्यों देंगे लाखों रुपए फिर बच्चे? और यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था ना कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो युधिष्ठिर ने बताया था कि रोज लोग एक दूसरे को मरता हुआ देखते हैं, फिर भी सोचते हैं कि मैं नहीं मरूंगा। ये हम सब टीचरों के सामने यक्ष प्रश्न है कि सूचना क्रांति से भी आगे का दौर आ चुका है। अगर हम बच्चों को केवल सूचना मात्र देने जा रहे हैं क्लासेस में, तो बहुत जल्दी हमारी उपयोगिता समाज में जीरो होने वाली है और हमें जीरो अमाउंट मिलेगा, क्योंकि बच्चे को वो चीजें फ्री में उपलब्ध होंगी, तो वो हमें क्यों देगा? तो क्लासरूम में अगर हम बच्चे को केवल सूचना दे रहे हैं, तो बहुत जल्दी हम क्लासरूम से बाहर होने वाले हैं, क्योंकि सूचनाएं तो फ्री में मिलेंगी। और अभी जैसी भसड़ है ऑनलाइन में, धीरे धीरे वो भी ठीक होगी। भाई अभी तो सब सीखने के दौर में है ना, इसीलिए वो कायरल कार्बन को हाथों की बजाय पैरों से समझा रहे। आप बताओ, आपकी एज में मोबाइल छीनना आपसे संभव है? ईमानदारी से बताओ, से यस और नो, आइडियल आंसर मत दो, सच्चाई बताओ। अच्छा एक और सवाल, जितना आसान आज है पेरेंट्स के लिए, क्या 10 साल बाद उतना आसान बचेगा छीनना? बच्चों के हाथ में मोबाइल अब छीना नहीं जा सकता, गया तो गया। और जितना नियंत्रण आज है उतना 10 साल बाद नहीं होगा।
इसका मतलब बच्चे अब अनंत दुनिया की सैर तो करेंगे ही करेंगे। अगर हमने उनको ठीक तरह से समझाया नहीं है तो ऐसी जगह वो रुकेंगे जहां उन्हें नहीं रुकना चाहिए। अब मोबाइल छीना नहीं जा सकता। कोरोना ने आधिकारिक तौर पे मोबाइल उनके हाथों में दे दिया, और जितना कंट्रोल आज है उतना 10 साल बाद नहीं होगा। तो पूरी दुनिया वो कर लो, दुनिया मुट्ठी में बोल बोल के ये बारूद पकड़ा गए बच्चों के हाथ में। तो मेरा ये व्यक्तिगत तौर पर मानना नहीं है कि आपके हाथों से मोबाइल छीन लिया जाए, लेकिन मेरा ये भी मानना नहीं है कि पूर्ण स्वतंत्रता से आपको दे दिया जाए। मेरा ये कहना है कि मोबाइल अगर छीन लिया तो पूरी दुनिया छीन ली आपके हाथों से। उसका सही उपयोग करना होगा, सदुपयोग करना होगा, और अगर ठीक उपयोग कर रहे हो तो वो मोबाइल वरदान है। और जब बच्चों के हाथों में मोबाइल होगा, परमानेंट होगा, तो सूचनाओं के 1.5 लाख रुपए क्यों देगा वो? बहुत जल्दी आने वाला है वो दौर। दो 2025 अगर हैप्पी बनाना है तो हम टीचर्स को भी समझना पड़ेगा कि हमें क्लास में बच्चों के साथ वो डीलिंग करनी होगी जो डीलिंग केवल ह्यूमन बीइंग कर सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कर सकता। हमें शपथ लेनी होगी, प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी कि जो बच्चा मेरे पास आया उसकी ट्रेजेक्टरी इंप्रूव करूंगा ही करूंगा। हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये नहीं केवल वो 5-10% बच्चे जो सेलेक्ट हो गए उनकी रैली निकालने से काम चलेगा। वो 90% बच्चे जो सेलेक्ट नहीं हुए उनको हमने क्या दिया? स्पष्ट लिस्ट होनी चाहिए हमारे पास। और अगर हमने ये जल्दी से जल्दी नहीं किया तो बच्चा इन सूचनाओं के लाखों रुपए क्यों देगा? आप बताओ। एक एक स्टूडेंट, एक एक जिसने भी हम पर ट्रस्ट किया, जिसने भी हम पर भरोसा जताया, उसकी ट्रेजेक्टरी को इंप्रूव करना हमारा नैतिक दायित्व है। और ये वन वे प्रोसेस नहीं है। टीचर के जाने से कुछ नहीं होगा अगर बच्चा सपोर्ट नहीं करेगा। गौतम बुद्ध के बारे में एक जातक कथा है कि बुद्ध के पास 3 घोड़े थे। एक कहानी है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि एक घोड़ा वो था जिस पे बैठने के लिए जब बुद्ध आते थे तो वो केवल उनके पैरों की आहट सुन के खड़ा हो जाता था और तैयार हो जाता था चलने के लिए। एक दूसरा घोड़ा था, जब वो आते थे उसको धक्का वक्का देते थे कि भाई, उसको मोटिवेट करते थे, तब वो खड़ा होता था और तब वो तैयार होता था जाने के लिए। एक तीसरा घोड़ा था, उसके लिए लोग बुलाने पड़ते थे, वो लठ-वठ लेके आते थे, काफी देर तक ये काम चलता था, उसके बाद वो घोड़ा तैयार होता था। तो ये 3 घोड़े नहीं है, ये 3 तौर तरीके हैं। पहला तौर तरीका वो है कि हम इतने समझदार और इतने सजग हैं अपने दायित्वों के प्रति, अपने काम के प्रति,
इंप्रूवमेंट के प्रति योगा कर्म सुकौशलम, इतने सजग हैं हम, हमारा ऑब्जर्वेशन इतना अच्छा है कि हम आंखों के इशारों से समझते हैं चीजों को। टीचर क्या चाहता है बिना बोले हमें समझ आता है। यह दुनिया कौन सा मोड़ लेने वाली है अगले 10 साल में, हमें समझ आता है। पापा क्या चाहते हैं हमें समझ आता है। मम्मी ने क्या बोला, बोलने से पहले मुझे समझ आता है। हम इतने सजग हैं। यही है बुद्ध का पहला गुण। और उसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि वो सेल्फ डिसिप्लिन्ड है। समझ गए? दूसरा, जिसके लिए तरह तरह के प्रयत्न करने पड़ते हैं, मोटिवेशन के लेक्चर होते हैं 1.5 घंटे के, जिसको हिलाना पड़ता है, जिसको जगाना पड़ता है और बार बार बोलना पड़ता है, जिसको रिमाइंडर देने पड़ते हैं, जिससे फॉलो अप लेना पड़ता है, वो बुद्ध का दूसरा घोड़ा है, जिसको अपने आप चीजें समझ नहीं आती। इसमें सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है। इसको डिसिप्लिन की जरूरत है। कोई और आएगा कोड़े मारेगा, कोई और आएगा सुई चुभाएगा महावत, कोई और आएगा मोटिवेट करेगा, कोई और आएगा बार बार बोलेगा कि भैया क्या कर रहे हो, पढ़ लो। और बुद्ध का तीसरा वाला घोड़ा, तो पहला वाला जो है, पहला वाला, बिल्कुल पहला वाला, वो अनुशासन का मामला है, स्व अनुशासन का मामला है, सेल्फ डिसिप्लिन वाला मामला है। और दूसरा वाला, उसके लिए शासन करने वाला चाहिए, क्योंकि स्व अनुशासन जिनमें नहीं है, शासन उन्हीं के लिए है। शासक चाहिए होगा उसके लिए। तो अगर आपको समय रहते ये पता नहीं चलता कि मुझे अब क्या करना चाहिए, तो वेट करो, आपके ऊपर कोई ना कोई शासन जरूर करेगा। क्योंकि जिनको भी ये मालूम है कि मुझे क्या करना चाहिए, जो अनुशासित हैं, उनके ऊपर शासन नहीं किया जा सकता, क्योंकि आवश्यकता ही नहीं। और अगर आप अनुशासित नहीं है तो शासन अपना काम करेगा। आपको एक शासक की आवश्यकता होगी। आप कोई बिजनेस खड़ा नहीं कर सकते, आप लीडर नहीं बन सकते, आप एम्प्लॉई बनेंगे और वार्निंग लेटर, एडवाइजरी लेटर, ये तरह तरह से बेइज्जती और डंडे का प्रहार चलता रहेगा। और थर्ड, जिनके लिए लोग बुलाने पड़ते थे, उनके लिए होता है प्रशासन, उनके लिए होता है एडमिनिस्ट्रेशन, उनके लिए होती है पुलिस, क्योंकि वो तो पिटेंगे, उनके लिए होती है जेल। प्रशासन चाहिए होता है, एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए होता है उनको। तो अब वो दौर तो आपका निकल गया कि माता पिता आपको घर में ही कूट लें, तो बड़े हो गए। हम लोग तो बहुत कूटे, क्योंकि अगर पेरेंट्स नहीं कूटेंगे तो सड़क चलते लोग कूटेंगे, और लोग छोड़ देंगे तो पुलिस कूटेगी, क्योंकि वो कुटने और पिटने के वो देह भाव में है, उनका दिमाग जागृत है ही नहीं। वो तो देह भाव में है, वो दिमाग नहीं चलता, वो जागृत ही नहीं है, क्योंकि उनको चीजें खुद तो दिखाई नहीं दे रही, कोई और की वो सुनते नहीं।
तो फिर थर्ड ऑप्शन वही। तो देखो, आप में किसी तरह की कोई कमी तो है नहीं। जो ब्रेन कैपेसिटी हमारे अंदर है वो आपके अंदर है। जो एक टॉपर के अंदर होती है, जिसको दुनिया टॉपर बोलती है, वही ब्रेन कैपेसिटी आपके अंदर है। ह्यूमन इवोल्यूशन यही कहता है। और हर वो संभावना जो एक बच्चे के लिए है, दूसरे बच्चे के लिए भी पूरी खुली हुई है। तो माइंडसेट का गेम है। अगर समय रहते हम बुद्ध का पहला घोड़ा बन सकें, जिसको आहट हो जाए और समझ आ जाए कि कहां जाना है, क्या करना है, जिसको टोकना ना पड़े, जिसको कहना ना पड़े, जिसको समझाना ना पड़े, जिसको समय के बदलाव की आहट खुद सुनाई दे, किसी लाउडस्पीकर की जरूरत नहीं, किसी मोटिवेशनल छिछोरे वीडियोस की जरूरत नहीं जो आपको सुपरफिशियली मोटिवेट कर दें और आप गुब्बारे की तरह उस दिन तो ऊपर उड़ जाएं और जैसे ही हवा निकले आप फिर सेटल हो जाएं। तो ऐसा काम तो गुब्बारा ही करता है। ये न्यू ईयर हैप्पी लिखने से काम नहीं चलेगा। अगर सचमुच में हमें हमारे न्यू ईयर को हैप्पी बनाना है तो हमें माइंडसेट में बदलाव करना पड़ेगा। और ये सारा जीन जो हमारे अंदर है, सारी प्रतिभा, सारी संभावना, सारा पोटेंशियल, जितनी एनर्जी हम में है, एक बार रिव्यू करना पड़ेगा खुद का। आज समय मिलेगा आपको, खुद का रिव्यू करो और न्यू ईयर को हैप्पी बनाने में सहयोग करो हमारा। और जो भी बदलाव आपको करने हैं वो लिख लो आप, क्योंकि लिखे बिना उसका असर कम होता है। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड क्या बोलना है, हैप्पी न्यू ईयर। आकाश की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को नववर्ष मंगलमय हो। और आप अपने पेरेंट्स को फोन करके स्पेशली हम लोगों की तरफ से ये जरूर बोल दें कि आकाश के टीचर्स ने आपको भी हैप्पी न्यू ईयर बोला है। ये काम प्लीज जरूर कर लें, क्योंकि हम लोग कितनों को करेंगे। तो इस बहाने आप भी बोल लेना और हमारा जितना कुछ मैंने बोला वो सब नहीं बोलना है। बाकी ये जान लो आप, आपके मार्क्स ज्यादा आए या कम आए, मैं एक समझदार पेरेंट भी हूं और अच्छा टीचर भी। हमारे लिए हर बच्चा हीरो है। हम आपको आपके मार्क्स से नहीं आंकते। हमारे आकलन का तरीका क्या है? प्रयास। केवल प्रयास नहीं, प्रयासों में एक्सेलेंस। योगा कर्मसु कौशलम। हमारे काम में जो एक्सेलेंस है हम उसी से आपको देखते हैं कि आप काम करते हैं कि नहीं करते हैं, और कामों को इंप्रूव करने के लिए कोशिश करते हैं कि नहीं करते हैं। तो हम सभी का आशीर्वाद है आप सभी को कि आप सभी बुद्ध का पहला घोड़ा बनो। थैंक यू वेरी मच।